हेलो गाइस, वेलकम टू माय टीचर माइंड मैथ क्लासेस। आज हम बात करें भाई हमारे पास ये जो चैप्टर थर्ड है, चुनाव और प्रतिनिधि, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने ना जो उसके दो चैप्टर है कवर किए हुए हैं। जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा भाई एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि ये सारे वीडियो मैंने वन शॉट बनाई, 30 मिनट में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो आज बात करते हैं भाई कि चुनाव और प्रतिनिधि नॉर्मली चैप्टर में पढ़ेगा। पहले समझते हैं चुनाव क्या होता है। चुनाव में पास एक व्यवस्था है, एक तरीका है जिसके द्वारा किसी भी देश के लोग अपने प्रतिनिधि मतलब कि अपने नेता को, ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, नेता, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं कि जो मेरे पास प्रतिनिधि क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है, ठीक, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि बोलते हैं। पता तो देखो भाई, पहले क्या हुआ करता था, पहले के टाइम पे ना कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खुद ही मतलब कि एक अपने नेता को चुनते थे। कि मतलब जो प्रधानमंत्री है ना, जो प्रधानमंत्री है उससे पहले खुद ही चुनते थे वो। लेकिन अब क्या होता है, पहले अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो सरकार में भेजते हैं, उसके बाद जाकर सारा सारा काम चलता है। ठीक है, तो चुनाव के प्रकार की बात करें भाई, चुनाव के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, जब मतदाता अपने प्रतिनिधि को समय चुनते हैं। मैं कहता हूँ देखो, जिसमें खुद पहले के टाइम पे खुद चुनते थे। ठीक, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहलाता है। इसमें जब भी हम अपने प्रतिनिधि को खुद चुन लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन दूसरी बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जब मतदाता अपने प्रतिनिधि का सीधे चुनाव नहीं करते, वह पहले निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं तथा वह निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि का चुनाव करता है। देखो भाई, पहले हम क्या, एक ना निर्वाचक मंडल, एक किसी पार्टी में जाएंगे, ठीक है, वो पार्टी जाके आगे हमारा काम करती है। भाई अगली बात करते हैं चुनाव और लोकतंत्र क्या है। तो चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। मतलब देखो, जब चुनाव होता है तो लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र होगा तभी चुनाव होगा। ठीक, तो चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसके आगे अगर बात करें भाई, तो लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो लोकतंत्र के बिना महत्वहीन। ठीक है, देखो, तो मैं देखो सिंपल सी बात बोले ना, ये जो चुनाव है और जो लोकतंत्र है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं पूरे पूरे। अगली बात करते हैं भाई, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है। ये जो लोकतंत्र है, ठीक है, तो इसमें चुनाव का महत्व क्या है। बात करें लोकतंत्र क्या होता है भाई, लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुनने का जो तरीका होता है उसी बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र में चुनाव राजनीतिक दलों को अनुशासित कराने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, जो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है ना, वो जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, जो भी पार्टी है वो सारी सारी, तो राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का काम करती है। और भाई अगली बात अगर हम करते हैं, लोकतंत्र में चुनाव सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी बनाता है। देखो, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में चुनाव जो है सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, इसका मतलब है अगर जनता को चाहती है, सरकार ने अगर वो वाला काम नहीं किया तो भाई उसके बदले क्या है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। अगली बात करते हैं, लोकतंत्र में चुनाव जनता को अपना बहुमूल्य मत प्रयोग करने के लिए समान अधिकार प्रदान करती है। तो अगली बात मेरे पास है कि लोकतंत्र में जो चुनाव है जनता को अपने बहुमूल्य मत, मतलब जिनका जो वोट है, वो एक समान अधिकार से दे सकते हैं। देखो भाई, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो लेडीज होती थी, लेडीज को, और जो मान लो कि जो गरीब लोग थे, ठीक है, और भी बहुत सारी शर्तें थी, ठीक है, जैसे मान लो कि वो लोग जो अपने एक दिन की कम से कम जो दिहाड़ी है, ठीक है, वो सरकार को नहीं देती थी, तो इन सबको चुनाव देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या भाई, सबको अधिकार है जो 18 से प्लस के। अगली बात करते हैं भाई कि लोकतंत्र में चुनाव संविधान के सिद्धांतों अर्थात विश्वसनीयता, पारदर्शिता और अखंडता का पालन करना करता है। देखो भाई, इसमें है ना, लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो संविधान के सिद्धांत, संविधान जो कानून बनाए वो, विश्वसनीयता जो विश्वास होता है वो, पारदर्शी बिना किसी धोखाधड़ी के, और अखंडता सिर्फ एक को मान के, ठीक, इन सबको देखते हुए चुनाव होता है। अगली बात करें भाई, लोकतंत्र में चुनाव सरकार की तानाशाही पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाकर एक बहुमत की सरकार का गठन करता है। देखो भाई, ये जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र करते क्या भाई, जो भी तानाशाही मतलब किसी सरकार की चलने नहीं देती, ठीक है, जो भी सरकार है उस सरकार की चलने देगी नहीं, ठीक, उस टाइम सारे सारे एक बराबर हो जाते हैं। अगली बात करते हैं भारत में चुनाव, जो भारत है उसमें चुनाव व्यवस्था कैसी हुई। तो चुनाव संचालन करने के लिए एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार, ठीक है, एक अथॉरिटी बना रखी है। ठीक, और नियम भी हैं जो बताते हैं कि देखो क्या करें और क्या ना करें, मतलब कि वो सारी सारी बातें बताई कि भाई अगर कोई चुनाव में उतर रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगली बात है, क्या चुनाव व्यवस्था का यही सही अर्थ है। ठीक है भाई, अब हम इसमें क्वेश्चन टाइप पूछ सकते हैं। तो अब ना इसमें कुछ मान लो कि एक ना पॉइंट वाइज में लेके चल रहा हूँ, अगर आपको आसानी हो सकता है कि हाँ है कि क्यों संविधान में ये लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा। क्या समय ही स्पष्ट नहीं है। देखो,
अब ना ये ना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारा एनसीईआरटी की मैंने एक लाइन उठाई है, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक है उसी की लाइन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वाइज है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, लोग जाते हैं और वोट देते हैं, ठीक, जिससे प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिले हैं वो वही मतलब वही चुनाव जीत जाता है। हाँ भाई, मतलब वही वही चुना जाता है, और पूरे विश्व में ऐसा ही चुनाव होता है, पूरी दुनिया ऐसा चुनाव होता है। अब हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए, ठीक, ये सारी सारी बातें भाई। तो कुछ पॉइंट अगर मैं लेके चलूं, देखो हमारे पास क्या होता है, ये जितनी भी चीजें, ये सारा जो चुनाव का काम है, एक एक टीम को दिया है, उसको बोलते हैं चुनाव आयोग, ठीक है। तो वही बात करते हैं, चुनाव आयोग भाई है क्या, ठीक। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। समझते भाई, चुनाव आयोग मेरे पास एक ऐसी टीम है जो कि भाई सही से चुनाव करने का जिसने ठेका ले रखा है, ठीक। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, देखो भारत निर्वाचन आयोग बोलो या फिर चुनाव आयोग बोलो, तो एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, ठीक है। भाई ये क्या है, ये भारत में संघ चलाता है, एक टीम चलाती है, और राज्य का चुनाव करता है, ठीक है। ये सारी सारी बातें। और अगली बात करें, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। भाई ये जो निर्वाचन आयोग है, ठीक, इसका काम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव यही करवाता है, ठीक। अगली बात करते हैं भाई कि भारतीय संविधान का भाग 15वां चुनाव से संबंधित है। जो भारत में संविधान है उसका जो भाग 15वां है वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए आयोग की स्थापना करने की बात कही गई, ठीक है भाई। बहुत सारे आयोग बनाए, उसकी स्थापना की बात की गई। और अगली बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, देखो कार्यकाल मतलब कब तक काम करेंगे वो, ठीक, पात्रता आदि से संबंधित है, ठीक। ये जो मेरे पास जो संविधान, ये जो अनुच्छेद है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, इसको सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। सेक्शन 324 से लेकर सेक्शन 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्ति, ठीक है, इन सब के बारे में या फिर जिनके कार्य हैं इन सब के बारे में बात की गई है। भाई अगली बात करते हैं हमारे पास कि संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, वैसे ना ये सारे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी इसको ना एक बार पढ़ लेना, ठीक है, सिर्फ रीडिंग कर लेना, तुम्हें सारा पता हो जाएगा क्या क्या है इसके अंदर, ठीक। अगली बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की संरचना, ये जो निर्वाचन आयोग है बना कैसे है। तो निर्वाचन आयोग मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्ता का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे अभी 3 सदस्यीय बना दिया। मतलब कि पहले के टाइम पे सरकार को ना सिर्फ एक ही अंग माना जाता था, लेकिन बाद में क्या सरकार के 3 अंग कर दी, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, ठीक। उसके बाद इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 में इसके 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर। देखो भाई, इससे पहले ना कुछ समय के लिए एक सदस्य वाला बनाया, लेकिन बाद में क्या दोबारा इसको 3 सदस्य वाला बना दिया। फिर तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्ता और 2 चुनाव आयुक्ता होते हैं। देखो भाई, उसी के बाद से क्या हो गया, एक तो मुख्य आयुक्ता होगा, मतलब कि एक तो वो व्यक्ति है जो एक मुख्य है, ठीक है, और जो बाकी है वो क्या है, चुनाव आयुक्त है। वो देखते हैं भाई सारा सारा काम क्या चल रहा है। फिर अगली बात करें, निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। भाई ये जो निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसका जो ऑफिस है वो क्या नई दिल्ली में स्थित है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक के अधिकारी होता है, ठीक है। देखो क्या, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा चुनाव आयुक्ता की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक। ये जितनी बातें मैंने बताई, देखो एक आईएएस की रैंक पे होता है, ठीक, और जो दूसरा व्यक्ति जो इसी का मेंबर है, जो निर्वाचन आयोग का मेंबर है, वो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। फिर अगली बात करें, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वहां तक का होता है। जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लो मेरे पास वही 65 मान लो 65 साल का है, ठीक है। चलो 1 मिनट जाओ, मैं ऐसा बोल दूं भाई, वो मान लो 62 ईयर का है, तो यहाँ से 6 साल या फिर 65 साल, 65 वर्ष, ठीक, 62 से 65 पे जल्दी पहुंच जाए या फिर 6 साल जल्दी हो जाए, दोनों में से जहां पर जल्दी पहुंचेगा उसका काम करना यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त। देखो भाई, अब क्या होता है, ये जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो आईएएस वगैरह होते हैं ना, जो मतलब कि जो निर्वाचन आयोग के जो नियुक्त होते हैं, या फिर जो निर्वाचन आयोग है इसके जो मेंबर होते हैं, ठीक है, इसका जो भी भाई मेंबर है, वो सारे के सारे मेंबर, अगर आसान सी भाषा में बोल जाना भाई, वो जो जज होते हैं, जज के बराबर उनके पास योग्यता होती है।
अगली बात करते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या होती है। तो इस प्रणाली को भारत में अपनाया अपनाया गया है। इसका मतलब है जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी, ठीक है, वही पार्टी जीत जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक वोट पाए जाने वाला विजय होगा, चाहे जितने का अंतर भले एक के अंतर क्यों ना हो। ठीक है भाई, जो जीत का अंतर है भले एक वोट का क्यों ना हो, तो जीतेगा वही। अगली बात करते हैं निर्वाचन आयोग है वो कार्य क्या करता है भाई। तो निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। देखो सिंपली बात बोले भाई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबका चुनाव करता है और उस पर नियंत्रण रखता है, कोई धोखाधड़ी ना हो उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें भाई, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। देखो जो भी हमारे देश में चुनाव होते हैं वो सारा सारा यही करवाते हैं। अगली बात बोले भाई, यह निर्वाचक नाम वाले इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। भाई इसका जो काम क्या है, जो पहचान पत्र है, ठीक है, वो जारी करता है। और अगर इसकी अगली बात करें, यह मतदान एवं मतगणना केंद्र के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतलब कि जो वोट देने वाले वो कहाँ पे जाके वोट देंगे, ये सारा सारा यही तय करता है। ठीक, उसके बाद भाई और क्या है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उससे संबंधित विवादों से भाई निपटाने के साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। देखो भाई जो भी समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटता है। और जो चुनाव चिन्ह है, ठीक, तुम देखो ना, हाथ छाप होता है, कमल छाप होता है, हाथी छाप होता है, ये जितने भी छाप है वो सारे ही सारे मतलब कि उन्हें एक चिन्ह प्रदान कर देगा। ठीक, अगली बात करते हैं भाई, निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी है। देखो भाई इसमें अगली बात ये बता रखी है कि जो निर्वाचन के बाद, जब निर्वाचन हो जाता है, निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने मतलब वो लोग जो अयोग्य हैं, जो वोट नहीं लड़ सकते, के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य के बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी है। मतलब कि ना, अगर कोई अयोग्य हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसके साथ क्या नहीं करना, वो सारी सारी बातें बता देते हैं। अगली बात भाई, यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आदर्श आचार संहिता, मतलब कि जो नियम कानून वगैरह है, वो सारा जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे या सत्ता में मौजूद लोग द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। देखो अब भाई होता क्या उसके बाद, ये जो हमारे पास जो आयोग है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ये जो निर्वाचन आयोग है, ये करता क्या भाई कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी धोखाधड़ी से या फिर मान लो कुछ गलत काम करके वोट वगैरह ले रहा है, इन सब पे ध्यान रखता है। और जो लोग पहले से सत्ता में है, ठीक है, वो उनकी शक्ति का गलत उपयोग करने से बचाता है, रोकता है। ठीक है, अगला, यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है। मतलब कि भाई हर एक के ऊपर ना कितना खर्चा होना चाहिए, इसकी सीमा बताएगा। और निगरानी भी रखता है कि भाई ज्यादा पैसे खर्च ना कर रहे हो। ठीक है, तुमने देखा होगा भाई कि तुम्हारी कॉलोनी वगैरह में ना, जो जैसे अगर वोटिंग वगैरह होती है, तो जो सिर्फ सिंपल खर्चा देखा जाता है वो सिंपल खर्चा दिन में करते हैं। बाकी जो पैसे बांटना हो, दारू बांटना हो, ये सारा सारा क्या भाई रात में किया जाता है। अगली बात करते हैं, निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौती। भाई जो निर्वाचन आयोग है इसके पास क्या क्या समस्या है। पहला भाई, वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ। ठीक है, मतलब अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती। देखो सबसे बड़ी चुनौती क्या भाई, देश में जो बढ़ रहा करप्शन है, ठीक है, इन सबको रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद अगली बात करें, राज्यों की सरकार द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है और इससे बचाना भी इसका काम है। ठीक, जो भी नेता वगैरह होते हैं वो करते भाई, जो उनके पास पावर है उसका गलत उपयोग करते हैं, इससे बचाती है वो। मतलब ये भी चुनौती बहुत बड़ी है उसके सामने, जो निर्वाचन आयोग है इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। अगली बात करें भाई, चुनाव के लिए सरकारी वाहनों भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या। देखो क्या, चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श संहिता का उल्लंघन किया जाता है। जो भी जब चुनाव होता है ना, तो भाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उन सब का उपयोग फ्री में किया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगली चीज, निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। देखो जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उसके पास राजनीतिक दलों को विनियमित कंट्रोल करने के लिए कोई प्राप्त शक्ति नहीं होती। जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इनके पास कोई पावर नहीं है कि भाई सबको तुरंत कंट्रोल कर दे, ना फिर इनके पास स्पेशल टीम भी नहीं है। ये जो निर्वाचन आयोग होते हैं, इनके पास कोई टीम नहीं होती कि हाँ भाई इनको कंट्रोल कर पाए, क्योंकि नेता वगैरह आजकल बहुत ताकतवर हो गए। उसके बाद
किसी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनिमय को सुनिश्चित करने का कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं। देखो, जो भी पार्टी उनके पास, वो पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है, इन सबको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अगला भाई कह रही कि हालिया वर्षों में, मतलब जो कुछ ही सालों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे। देखो भाई, अब ना कुछ दिन में ये जो निर्वाचन आयोग है भाई, ये भी मतलब कि धोखाधड़ी के अंदर आता है। मतलब कि पैसों के लिए ना ये भी क्या करता है कि चीटिंग करवा जाता है। भाई देखो, इसके बाद ना जो अगली बात है, मुख्य चुनाव आयुक्ता अन्य दो आयुक्ता में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक को कम पर्दामित करता है। देखो, मतलब कि पर्दा से का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूद सरकार के पास आधारित। देखो भाई, इसमें ये बता रखा है इस पॉइंट के अंदर कि ये जो चुनाव आयुक्त है, इसका काम ये भी है कि भाई अगर कोई धोखाधड़ी से कुछ आगे कर रहा है, ठीक, तो उसको रोकना है। लेकिन जिसकी सरकार पहले से चल रही है, उसके हाथ में बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, ठीक, तो उसको नहीं रोक पाती है। अगला भाई, इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होना और वोट दर्ज न होने से आरोप भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। देखो, जो निर्वाचन आयोग है भाई, ये भी क्या पैसों के लिए चीटिंग करती है, और जो ईवीएम मशीन है जिसमें तुम वोट डालते हो, उन सब में गड़बड़ी का, फिर उसका हैक हो जाना, ये सारी सारी समस्या इसी के अंदर है। ठीक, वैसे इसका भाई तीन पॉइंट और है, इसकी हल्की सी रीडिंग मारना, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उसके बाद अगली बात करते हैं हमारे पास चुनाव के प्रकार। ठीक, तो चुनाव जो मेरे पास है भाई, देखो इसमें नॉर्मली बात बोले तो चुनाव किस किस स्तर पे होते हैं, तो लोकसभा चुनाव, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत या फिर नगर निगम चुनाव, ये सारे सारे चुनाव होते हैं। तो अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं भाई। तो पहले लोकसभा चुनाव क्या होता है। इसमें देखो भाई, इसे सामान्य चुनाव भी कहा जाता है। भारत में लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन किया जाता है। लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें यूपी में है। सबसे कम जो सीट है भाई, जो सबसे कम सीट है वो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में, ठीक है, इसमें एक सीट है। ठीक, और इन्हीं सीटों के लिए चुनाव का आयोजन किया जाता है। तो भाई ये इसको बोलते हैं लोकसभा चुनाव। अगली बात करते हैं राज्यसभा चुनाव। ये क्या होता है भाई, तो राज्यसभा के प्रत्याशियों का चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं कराया जाता। देखो भाई, जो राज्यसभा होते हैं उसका जो चुनाव है वो सीधे जनता नहीं कर सकती। ठीक है, इस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। देखो भाई, जो नेता तुम्हारी कॉलोनी से निकले, ठीक है, जो नेता वगैरह तुम्हारी कॉलोनी से निकले हैं, वो सारे के सारे मिलके आगे और नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, फिर राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। भाई जो राज्यसभा है, ठीक है, इसको एकदम ऊंचे सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब सुनो भाई अगली बात, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में इसको बोलते हैं असेंबली इलेक्शन कहा था। ये जो मेरे पास ना, इसको असेंबली इलेक्शन बोलते हैं। इसके माध्यम से राज्य में सरकार बनती है। ठीक, भाई किसकी सरकार होगी, क्या सरकार होगी, या फिर हमारा कौन सी पार्टी का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये सारा सारा इसी के अंदर होता है। तो सामान्यतः राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार हर राज्य में विधानसभा सीटें निर्धारित की जाती है। विधानसभा चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। देखो भाई, ये जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो हर एक राज्य में अलग अलग टाइम पे होते हैं। अगली बात करते हैं कि पंचायत, नगर या निगम चुनाव। जो गांव में होता है ना पंचायत वगैरह, उसमें कौन बोलते हैं पंचायत, मतलब जो पंचायत में जो बन जाता है, तो उसकी बात चलिए। ये तुम्हारा जितने भी ये सारे सारे तुम्हारे गांव में होते हैं। ठीक है, गांव में, नगर में, इसी के होते हैं। तो पंचायत या नगर निगम चुनाव को लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लोकल बॉडीज बोलते हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कहा जाता है। इसके द्वारा गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर निगम परिषद सदस्यों या जिसको बोलते हैं पार्षदों का चुनाव किया जाता है। मतलब ना ये छोटे मोटे टाइप के चुनाव होते हैं। भाई उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। देखो भाई, अगर हमें कभी भी लोकसभा का या फिर जो विधानसभा है, अगर हमें उसका सदस्य बनना है, तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भाई सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो। ठीक, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो चलती है। अगला भाई, जो अगली बात है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। भाई उसका कोई आपराधिक मतलब कि उसने कोई क्राइम ना किया हो, कोई रिकॉर्ड ना हो उसका। अगली चीज, वह व्यक्ति किसी लाभ पद पर ना हो, मतलब कि वो कहीं से प्रॉफिट ना कमा रहा हो, उसका कोई बिजनेस वगैरह ना हो। और जो नेक्स्ट है, देश के किसी भी हिस्से में मतदान सूची में उसका नाम होना अनिवार्य हो। भाई देश का कोई सी सूची है, उसके मतदान सूची में उसका नाम जरूर हो। ठीक है, मतलब कि लोगों ने पहले उसको वोट दिया हो तभी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। फिर अगली बात करते हैं, कोई प्रत्याशी एक समय में दो जगह से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई एक जो व्यक्ति है वो एक बार में दो जगह से चुनाव नहीं नहीं मतलब कि नहीं लड़ पाएगा। अगर लड़ता है तो वो गैर कानूनी होगा।
भाई अगली बात करते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है। इसको वैसे पता पढ़ा चुका हूँ पहले मैं। जो सबसे आगे वही मतलब कि वही जीते, इसका मतलब है जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, ठीक है, वही क्या है कि वहां का नेता बन जाता है, उसी को बोलते हैं भाई तुम ही यहाँ के जो हो। ठीक, अगली बात, जो सबसे आगे वही जीता प्रणाली, ठीक, तो भाई इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरे पास वही सारी सारी बातें हैं। हल्की से रीडिंग करोगे ना, बस तुम्हें इसकी रीडिंग करनी है, तुम्हें अपने आप पता लगेगा भाई कि होता क्या है, मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ना वही जीत रहा होता है। फिर अगली बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है भाई, इस प्रणाली को बोलते क्या है। तो प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। देखो जो भी प्रत्याशी हैं, जो लोग नेता बनने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी लिस्ट जारी होती है, ठीक, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितने सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। ठीक, और भाई जितनी सीटें होती हैं उस जगह पे, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से ना बांटी जाती है भाई किस किस को सीट मिली है। फिर चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई होता क्या है, मैं तुम्हें इसको ना एक बार दोबारा बता रहा हूँ। प्रत्येक चुनाव से पहले जो भी चुनाव होते हैं उससे पहले जो इन्होंने अप्लाई किया कि भाई हम नेता बनना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, उन सब बोलते हैं प्रत्याशी। तो पहले अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है, ठीक, जो भी लोग जो जो बन सकते हैं, ठीक है, जो लायक है कि हाँ भाई तुम सब बन जाओगे। लायक कैसे बताएंगे कि भाई कौन लायक है नेता बनने के, कौन नहीं है। तो मेरे पास भाई ये रहा, ठीक है, जो ना लोकसभा बनने की जो योग्यता है, ये सारी की सारी योग्यता पहले चेक की जाती है। अगर जब सारी की सारी योग्यता पास हो जाती है, उसके बाद ना उसका क्या नाम आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, फिर जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। ठीक, भाई जब पूरी लिस्ट बनती है उसमें से ना जिसको चुना चुन लेती है। फिर जितनी सीटों को कोटा उसे दिया जाता है, ठीक, और भाई मैंने क्या बोला, और ना देखो जब चुन लिया तो उसको ना सीट का कोटा देते हैं कि भाई तुम्हारे पास इतनी सीट है, तुम इतने जगह से जीत सकते हो अगर चाहो तो। ठीक, और इसी व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। फिर इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितना प्रतिशत उसे वोट मिले। देखो भाई अब ना कितने राज्य उसके कंट्रोल में होंगे, वो सारी की सारी बात इस चीज पे निर्भर करती है कि भाई उसको कितने वोट मिले हैं। फिर अगली बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इसराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र माना जाता है, जो पूरा पूरा देश है उसको एक ही क्षेत्र मानते हैं, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दे दी जाती है। देखो भाई जितने वोट मिलते हैं वोट के हिसाब से उनको सीट दे देते हैं। मान लो कि देखो पूरा इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, उसमें मान लो 100 लोग हैं, ठीक, पूरे पूरे 100 लोग हैं। अब भाई इसमें मान लो 4 नेता खड़े हुए, ठीक, ये जो पहला नेता है इस नेता को मिली 50 सीट, ठीक, इसका मतलब पूरे राज्य का जो आधा हिस्सा है इसको चला जाएगा। फिर जो आगे बाकी मान लो इसको 20 मिली, ठीक है, इसको 10, और जो अगला इसको 20। तो इसी अनुपात में इन सबको बांट दिया जाएगा, मतलब कि देखो ऐसे मान लो कि ये किया मैंने 10 और फिर ये 20 20 ऐसे बांट दिया, ये रहा 20, ये रहा 20, ये 10, इस तरीके से बांट देते हैं। ठीक, फिर दूसरा जो तरीका है वो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है। ठीक, और जो एक और जो तरीका है, दो दो देश है अर्जेंटीना, ठीक, और पुर्तगाल, इन जगह देखने को मिलते हैं। तो अगली बात करते हैं भाई कि भारत में सरकार की रचना कैसे होती है। तो भारत में सरकार की रचना को 3 आधार दिया गया। पहले बोलते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक, तो भाई अगर नॉर्मली बात हो रही है कार्यपालिका क्या, भाई कार्यपालिका के अंदर ना जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, इन सब ये सारे सारे आते हैं कार्यपालिका के अंदर। अगली बात की भाई विधायिका, इसमें संसद विधानमंडल के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक, और सरकार इस अंग का काम देशवासियों के हित के कानून के बनाता है। भाई जो विधायिका ये ना ये काम क्या करते हैं भाई, जो हमारे देश की जनता है उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। और अगर अगली बात करें भाई न्यायपालिका, तो न्यायपालिका होती क्या है। तो भाई अगर इसको बोले जुडिशरी, ठीक है, का काम मतलब कि ना बोलते हैं देखो जैसे बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी का काम, इसे बोलते हैं जुडिशरी का काम। ठीक, अगले बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक, इन सब के बीच समन्वय स्थापित करता है। मतलब कि ना सिंपल सी बात हो, जो भी कानून से संबंधित व्यवस्था होती है, मतलब कि मान लो कोर्ट से संबंधित जो भी व्यवस्था होती है, या फिर मान लो कि भाई जज वगैरह से संबंधित जो भी चीज है वो सारा का सारा न्यायपालिका के अंदर किया जाता है। अगली बात करें भाई कि राज्य सरकार की रचना कैसे होती है। तो पहले बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, फिर आता है गवर्नर, फिर आता है विधान परिषद, इस तरीके से आते हैं। ठीक, तो विधानसभा क्या भाई, विधानसभा के अंतर्गत सभी प्रतिनिधि आते हैं।
वो सारे नेता आते हैं जिसको जनता ने चुना है, उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचित किया जाता है। इस निर्वाचन में आम जनता हिस्सा लेती है भाई, और जब इन्हें निर्वाचित करते हैं तो इसमें हिस्सा कौन लेती है भाई, जो आम जनता है वो हिस्सा लेती है। अगली बात करते हैं गवर्नर, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो, हर एक जो गवर्नर है, ठीक है, वो हर एक राज्य में एक गवर्नर होता है और राष्ट्रपति उनको चुनता है। और अगली बात है विधान परिषद, तो विधान परिषद में आने वाले सदस्य को एमएलसी कहता है, ठीक है, मतलब कि एमएलसी कहा जाता है, ठीक। फिर फिलहाल देश के 7 राज्यों में एमएलसी नियुक्त किए जाए, मतलब कि किए जाते हैं, जो बोलते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ठीक है। भाई इन सब जगह हमारे पास क्या है, मतलब ये लगाया गया है, इसको बोलते हैं एम, हाँ भाई इसको बोलते हैं एमएलसी, ठीक है, एमएलसी, ठीक है, ये बोल जाता है। अब सुनो भाई, तो अगली बात करते हैं, हाँ भाई, जो नेक्स्ट है, भारत के चुनाव में ग्राम पंचायत की जो भूमिका है, तो ये भी उसी में काम आती है, ठीक। अगला है भारत के चुनाव में जो महानगर निगम, ठीक है, ये जो तो ये ना नगर निगम की जो वोटिंग वगैरह होती है, तो ये सारी सारी वो बात है। अब भाई अगली बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव के बिना 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नगरीय मत देने का अधिकार है, ठीक है। भाई पहली बात यही बता रखी है कि इसके अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, जो वोट है और वोट देने का अधिकार किस किस को है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, नस्ल, भाषा और क्षेत्र, इन सब के भेदभाव के बिना 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग हैं उन सबको, मतलब 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो लोग हैं, जैसे वे ना 18 वर्ष देखते हैं, ठीक है, उससे ऊपर के जो लोग हैं भाई उन सबको वोट देने का अधिकार है। भाई इसमें कुछ जो नोट है, राज्य विदेशियों, शत्रुओं, अपराधियों, देशद्रोहियों, दिवालियों या विकृत चित्त मताधिकार से वंचित कर सकते हैं। देखो भाई, अब ना ये जितने लोग हैं ये सब चाहे तो भाई मतलब कि वोट दे ना दे, वो सरकार के ऊपर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगली बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो देश का कुछ निर्वाचन क्षेत्र, मतलब कि जहां पर ना वोटिंग वगैरह होती है, को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुनिश्चित कर दी जाती है। देखो भाई, देश के कुछ कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पे ना बोलते हैं भाई कि यहाँ पे वोटिंग वगैरह नहीं होगी, जो यहाँ का सरदार है वही रहेगा, जिन लोगों को जैसे रहना है वैसे रहो, जिसमें केवल इसी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। ऐसे सुनिश्चित निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास होता क्या है कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल एक ही प्रकार के जो जाति के लोग होते हैं वो सारे सारे काम कर सकते हैं, किसी दूसरे जाति के जो लोग हैं वो काम नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। फिर भारत के लोकसभा सीटों की कुल संख्या के में कुल सीटें अनुसूचित जाति और कुछ, देखो अभी कुछ सीटें अनुसूचित जाति, मतलब कि ऐसी जाति के लोग जो मान लो कि जिसको सरकार देखती नहीं है, मतलब कि जो आदिवासी मान सकते हैं, और कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो भाई इसमें क्या है कि होता ना कि भारत जो लोकसभा है उसमें ना कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जो बोला भाई इन्हीं जाति के लोगों को मिलेगी या फिर इन्हीं मतलब कि धर्म के लोगों को मिलेगी। फिर इन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और भाई ये जो मेरे पास है ये सीट है, इस पे ना सिर्फ यही लोग, मतलब जो अनुसूचित जाति के हैं या फिर मान लो जो जनजाति के हैं, देखो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति, ठीक, यही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पर ऐसी सीटें वाले क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, ये वाली बात ही बोल सकते हो। फिर भाई थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, तो यह है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग होते हैं। देखो, लोकसभा में ये चीजें अलग होगी और विधानसभा में उसमें चीज अलग होगी। फिर भारत की कुल 545 लोकसभा सीटों में 84 सीटें जो है, जो 84 सीटें वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मतलब कि देखो 84 और 47, ठीक है, ये सारे सारे मतलब भाई कि जो एक देखो अनुसूचित जाति या फिर जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए आरक्षित किए हुए हैं। फिर अगर थोड़ा उसके आगे बढ़ते भी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह संख्या राज्य के हिसाब से अलग अलग है। देखो भाई, अब ना हर एक राज्य में ये सब क्या है, वहां की संख्या के हिसाब से अलग अलग है, यानी कि सब जगह भाई इतनी इतनी सीट दे दी है, ठीक है, सब जगह तो इतनी सीट नहीं दी है, वहां पे जितने लोग हैं उसके हिसाब से वो सीट दे रखी है। अगली बात करें पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, ठीक।
तो स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता से पहले इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। देखो भाई, पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे कि इसका अर्थ यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के, ठीक है, कोई समुदाय है, ठीक है, कोई जाति के लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे, इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है भाई, देखो जो पृथक निर्वाचक मंडल है, हमारे पास एक ऐसा मंडल है जिसमें जो सिर्फ एक, देखो भाई, एक क्षेत्र है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं, ठीक है, जो एक ही जाति के लोग हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक, अगर थोड़ा उसके हम आगे बढ़ते भाई कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में कुछ बातें, तो पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत एक चुनाव क्षेत्र से अलग अलग जाति के उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक चुनाव क्षेत्र, ठीक है, वहां पे क्या भाई, जो अलग अलग उम्मीदवार है, मतलब कि वो लोग जिनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम वोट, मतलब कि यहाँ पे हम जीत सकते हैं, खड़े होते हैं, तथा प्रत्येक मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देता है। और जो जितने भी मतदाता है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने ही जो जाति के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को वोट देते हैं। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं कि अब तक जो ना लोकसभा में 17 आम चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, वैसे देखो जो पहला हुआ था 1951 से 1952, वैसे जो 18वां है वो 2024 में। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं, भारत में चुनाव का इतिहास है, उसके बारे में कुछ कुछ बातें, तो ये वाली बात बता चुका हूँ। ठीक है, कि भारत में जो पहला चुनाव है 1951 से लेकर 1952 में हुआ था, फिर दूसरा चुनाव 1957 में हुआ था। और भाई अच्छा, तुम्हारे उसके एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा ये वाला ना, ये इसके पक्का एमसीक्यू बनने के चांस होते हैं। ठीक है, अगली बात भाई, भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार की है, वाली बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्ता संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। देखो भारत में संविधान में चुनाव के लिए कुछ कुछ ना भाई जो मूलभूत नियम है, मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्ता, मतलब कि ये भी रूल्स वगैरह, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर विस्तृत नियम कानून संशोधन, फिर परिवर्तन का काम विधेयकों को दे रखा है। देखो भाई, और ना इसमें बहुत ही बड़े बड़े नियम या फिर जो कानून है उन सबका संशोधन, अगर तुम कोई सा भी कानून की बात करते हो उन सब में जो बदलाव करना है, ठीक है, संशोधन का मतलब है बदलाव करना, तो ये सारा है, ये काम किसको दे भाई, ये सारा काम विधायिका को दे रखा है। और अगली बात करते हैं, चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, ठीक है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है, और कौन चुनाव की देखरेख करेगा। ठीक है, मतगणना कैसे होगी, सभी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो चुनाव व्यवस्था है, ठीक है, चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन वगैरह कौन करेगा, ये जितने भी काम है वो सारे के सारे लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है कि भारत में शाब्दिक जोड़ से, देखो भारत में शाब्दिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है, ये तुम्हारा देखो भाई, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रणाली बहुत ही सरल है और आसान है, इसीलिए उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, उन सभी लोगों के लिए बहुत आसान है, इसीलिए इसको चुन रखा है। अगली बात करते हैं भाई, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। देखो भाई, वो सारे सारे लोग जो एक तरीके से अगर बोले कि उन्हें चुनाव मतलब वोट देना है, तो कहते हैं चुनाव के समय जो मतदाता है, जो वोट देने वाले हैं, उसके पास एक स्पष्ट विकल्प होता है। देखो दो पार्टी है, मान लो एक बीजेपी है, ठीक है, और अगर दूसरी बात है भाई वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो इन सबके पास भी अगर आसान सी भाषा बोले ना, एक विकल्प है कि हाँ भाई तुम ऐसा ऐसा काम कर सकते हो। और फिर दूसरी बात कहें, देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है। जो देश में जो मतदाता होते हैं, ठीक है, मतलब जो मतदाता है, तो देश में मतदाताओं को दलों की जगह पर उम्मीदवार को चुनाव देने का अवसर मिलता है। उन्हें क्या पता भाई कौन सी पार्टी कैसी है, वो देखते हैं कि कौन सा इंसान कैसा है। ठीक है, ऐसा मान लो कि देखो दो जने हैं, एक मान लो भाई राहुल गांधी है, ठीक है, और दूसरा मोदी है, तो भाई लोग बोलते हैं भाई राहुल गांधी कुछ कह नहीं आ सकते, ठीक, मोदी जैसे मान लो कि जो भी थोड़ा जब से हुआ है तो थोड़ी पावर बढ़ गई है, ठीक है, मोदी मोदी जो है लोगों के सामने दिखता है, लेकिन राहुल गांधी मान लो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह मान लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई ये सब क्या दिखते नहीं थे, ठीक, जनता से इनका ज्यादा मेल मिलाप नहीं था, इसीलिए भाई लोगों ने इनको वोट देना बंद करके जो मोदी उसको वोट देना शुरू किया है। ठीक है, फिर जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ये उन्हीं को वोट देते हैं। देखो अब भाई तुम्हारे कॉलोनी में जो तुम्हारा जो एमएलए है, ठीक है, जो एमएलए तुम उन्हें जानते हो ना भाई कि ये एमएलए थोड़ा बढ़िया है, तो लोग उसमें वोट देते हैं। अब वो भी क्या है, जनता को देखते हुए आगे वोट देता है। ठीक, अगली बात करते हैं चुनाव प्रणाली की विशेषता। सबसे पहले भाई ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, ठीक, इसको भाई हर एक देश में लागू किया सकता है। दूसरी बात, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। भाई देखो जो प्रतिनिधि है, जो नेता है,
वो जनता का काम ना होने पे उनको जवाब देगा भी काम क्यों नहीं हुआ। अगली बात है, मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। जो मतदाता है, जो वोट देने वाला है, और जो नेता है जिसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों ना आपस में एक दूसरे को जान रहे होते हैं। जो मतदाता जानते भाई कि नेता कैसा है। दूसरी चीज, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो प्रणाली है, जो तरीका है, वो हर एक क्षेत्र के हिसाब से मान लो कि बनाई गई है। दूसरा भाई, इसमें खर्चा काफी कम आता है। फिर इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। भाई ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली इस तरीके से है जिसमें राष्ट्र में एकता लाने में बल मिलता है। भाई देखो, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव होता नहीं है, जब भेदभाव नहीं होगा तो मतलब कि ना लोगों में एकता जरूर रहती है। फिर अब इस कुछ कुछ कमियां भी है, जो चुनाव प्रणाली से कुछ कमियां भी है। देखो, धन का अधिक व्यय होता है। देखो, इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं और वोट तो खरीदा जाता है। झूठा प्रचार करवाते हैं भाई, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं है। अगली बात है भाई, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता हिंसा। भाई संप्रदाय के हिसाब से हिंसा चलती है, मतलब कि ना जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से इन सब के नाम में वोट लेते हैं, ठीक है। और अपराधी का प्रवेश, भाई अपराधी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो मतलब कि जो गैर कानूनी काम करते हैं वो सारे बढ़ जाते हैं। फिर भाई जो, देखो अब हमें ना इसमें कुछ एक बात समझ चलनी है। तुम्हें मैंने जैसे चैप्टर फर्स्ट करवाया, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देखी, फिर चैप्टर सेकंड है उसकी वीडियो देखी, जो चैप्टर थर्ड है इस वीडियो देखी। अगर देखो भाई तुम्हारे ना, अगर जितने वीडियो आ रहा है, अगर हर एक वीडियो में 100 अगर कमेंट आते हैं कि भाई इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, या फिर जो इसके एमसीक्यू है वो करवाओ, तो भाई 100 कमेंट आने के बाद ही, क्योंकि जो आगे का जो टॉपिक वगैरह है, ठीक है, जो एमसीक्यू है या फिर जो उसके मान लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे सारे तभी करवा जाएंगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।